1976 में एक पीएचडी स्टूडेंट सैमुअल स्मिथीमैन ने एक बहुत ही अजीब सा एडवर्टीजमेंट छपवाया लॉस एंजलिस के बहुत से न्यूज़पेपर्स में, जिसमें वो बहुत से रेपिस्ट से बात करना चाहते थे अपनी रिसर्च के लिए। शुरू में तो कोई कॉल नहीं आया, लेकिन फिर अचानक से उनके पास बहुत सी कॉल्स आने लगी और उनके पास करीब 200 कॉल्स आई। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर जिसने अपनी गर्लफ्रेंड का रेप किया था, और एक पेंटर जिसने अपने जान पहचान के एक आदमी की वाइफ का रेप किया था, और ऐसे बहुत से लोगों की कॉल आई जिसमें से उन्होंने 50 लोगों का इंटरव्यू लिया और एक रिपोर्ट पब्लिश की। और यहाँ पे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मधुमिता पांडे नाम की एक लड़की जिसने सेम रिसर्च किया, उसने ऑलमोस्ट वही बातें पाई अपनी रिसर्च में जो सैमुअल ने अपनी रिसर्च में पाई। तो मधुमिता 22 साल की थी जब पहली बार वो एक कन्विक्टेड रेपिस्ट से मिली अपनी रिसर्च के लिए तिहाड़ जेल में। उन 122 कन्विक्टेड रेपिस्ट से बात करने का मौका मिला मधुमिता को। तो मधुमिता और सैमुअल की रिसर्च में ऐसी बातें सामने आई जिसने सोचने का नजरिया ही बदल डाला, या यूं कहें कि रेप को देखने का नजरिया बदल दिया। तो जब एक रेप होता है तो दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस होता है कि रेपिस्ट को क्या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और महिलाएं ऐसा क्या करें कि वो अपने आप को सेफ रख सकें। जैसे तेलंगाना रेप के बाद पुलिस ने एक एडवाइजरी पब्लिश किया कि महिलाओं को हमेशा क्राउडेड एरिया में वेट करना चाहिए और पुलिस को फोन करने से न कतराए और तुरंत फोन कर। साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस की एडिटर शेरी हम्बी का कहना है कि जब तक हम रेपिस्ट को नहीं समझेंगे तब तक रेप जैसी प्रॉब्लम को कभी नहीं सुधार पाए। तो ये समझ लेते हैं कि रेपिस्ट का आखिर मोटिवेशन क्या होता है और वो ऐसा क्यों करता है। जब किसी रेपिस्ट का नाम आता है तो हम उसको जानवर या दरिंदा कहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो मधुमिता और स्मिथीमैन की रिसर्च के दौरान जब उन्होंने बहुत से कन्विक्टेड रेपिस्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे, और बात करते टाइम कहीं से ये नहीं लग रहा था कि ये ऐसा कर सकते हैं। और मधुमिता ने तो ये तक बताया कि बहुत से रेपिस्ट से बात करते टाइम उनको दया तक आने लगी उस रेपिस्ट के ऊपर, और थोड़ी देर के लिए वो भूल गई कि इस इंसान ने कौन सा क्राइम अंजाम दिया है। और यही सेम बात एक कैनेडियन रिसर्चर ने भी बताया कि उनको एक बार एक ऐसे क्रिमिनल से बात करने का मौका मिला कि जिसने बहुत से रेप किए हैं, और रेप करने के बाद वो विक्टिम को मार देता था। तो ऐसा क्रिमिनल भी बहुत ही नॉर्मल साउंड कर रहा था और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेप जैसे क्राइम को जस्टिफिकेशन मिल जाता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब तक हम रेपिस्ट की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक रेप को नहीं रोक पाएंगे। और मैं ये अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हर देश में इस चीज के ऊपर रिसर्च चालू है। मैरी कॉस, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ने बताया कि जब वो रेपिस्ट से पूछती थी कि क्या तुमने जबरदस्ती की, तो वो इस बात को कबूल कर लेता था, लेकिन जब वो कहती थी कि क्या तुमने रेप किया, तो वो इस बात पे इनकार कर देता था और उसको कोई भी पछतावा नहीं था। और बहुत सी स्टडीज ने ये बताया कि वॉर के दौरान जिन लोगों ने सेक्स स्लेव्स रखे हैं वो भी इस बात को कबूल नहीं करते हैं। मधुमिता पांडे बताती हैं कि रेपिस्ट जानते ही नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम किया है, और उनकी रेप की कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है, और कई रेपिस्ट इस इंसिडेंट का पूरा ब्लेम विक्टिम पे डाल देते हैं। मधुमिता ने यह भी बताया कि बहुत से रेपिस्ट खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि वो ये सही कर रहे हैं और अपनी एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी बना लेते हैं जो असली रियलिटी से बहुत अलग होती है, और इस चीज को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। और ये हमने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर में भी देखा है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती। एक 49 साल के रेपिस्ट जिसने 5 साल की बच्ची का रेप किया था, उसने कहा कि ये 5 साल की बच्ची मुझे भड़का रही थी और उसकी माँ का चरित्र अच्छा नहीं था, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी था। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों का मानना ये होता है कि आदमियों की सेक्स की जरूरत को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और लड़कियां सेक्स ऑब्जेक्ट होती हैं। ये जानने के लिए कि क्या बाकी क्रिमिनल्स भी अपने विक्टिम को ब्लेम करते हैं, तो मधुमिता ने 65 मर्डरर से भी बात किया, तो उनको ये पता चला कि नहीं, जो मर्डरर्स थे उनको पछतावा था अपने किए का, लेकिन जो रेप कन्विक्ट्स थे उनको कई साल के बाद भी सजा के कोई पछतावा नहीं था, और वो पूरा ब्लेम विक्टिम पे डाल रहे। रेपिस्ट की साइकोलॉजी की एक बात और फोकस में आई कि ज्यादातर रेप कन्विक्ट्स ऑनर, कल्चर और इज्जत की बात कर रहे थे, और किसी का भी ध्यान उस टॉर्चर पे नहीं था
कि जो रेप के दौरान विक्टिम के ऊपर गुजर गया। तो इस सारी रिसर्च का निचोड़ जब निकाला गया तो 2 रीजन सामने आई और लोग 2 ग्रुप्स में बट गए जो 2 अलग अलग थ्योरीज पे बिलीव करने लगे। नंबर 1 है बायोलॉजिकल या फिर एवोल्यूशनरी रीजन कि जिसकी वजह से रेप होते हैं, जिसमें बोला गया कि मेन की ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसमें वो अपना स्पर्म अलग अलग फीमेल में स्प्रेड करता है जिससे उसकी नस्ल आगे बढ़े। तो आप अगर इस थ्योरी को सही मानते हो तो आप ये भी मानते होगे कि हर पुरुष में सेक्सुअल वायलेंस की क्षमता होती है। दूसरा है सोसाइटल या कल्चरल, जिसका मतलब ये है कि एक रेपिस्ट अपने एनवायरनमेंट और कल्चर और अपब्रिंगिंग की वजह से बनता है। तो यहाँ आता है कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट जो बायोलॉजिकल थ्योरी को गलत साबित करता है कि अगर रेप एक नेचुरल और साइंटिफिक चीज है तो क्यों ऐसा है कि कुछ कंट्रीज में रेप ना के बराबर है और कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया में हर 10 मिनट पे एक रेप होता है। तो रिसर्चर्स का कहना है कि अलग अलग टाइप के रेपिस्ट होते हैं, जैसे अपॉर्चुनिस्टिक रेपिस्ट जो मौका देख के रेप करता है, जैसे अगर किसी लड़की का कंसेंट नहीं है तो उससे जबरदस्ती कर लेता है, या फिर अगर उसे पता चल जाए कि किसी लड़की के परिवार वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड रेपिस्ट जिनको सेक्सुअल वायलेंस में मजा आता है और सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो जान करके बार बार ये करते हैं। यहाँ पूरा दोष रेपिस्ट को देना ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारी सोसाइटी भी बहुत हद तक के जिम्मेदार है इस क्राइम को बढ़ावा देने में, क्योंकि हमने अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस इस बात पे लगा रखा है कि लड़कियों को कैसे सेफ रखें और लड़कियों को क्या सिखाएं। बल्कि अगर हम अपने लड़कों को स्कूल, कॉलेज और घर में ट्रेन करें कि अपने सेक्सुअल ड्राइव को कैसे कंट्रोल करें और बिना किसी लड़की की मर्जी के उसके पास ना जाएं, तो हम काफी हद तक के रेप जैसे क्राइम पे रोक लगा सकेंगे।